नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन और वेतन के स्थान पर लाभों में आज हम चर्चा करेंगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसको शॉर्ट में कई बार VRS भी लिख देते हैं। नियोक्ता द्वारा ये योजना बनाई जाती है और ये योजना इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ले, और जब कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो नियोक्ता द्वारा उसको क्षतिपूर्ति के रूप में एक राशि प्रदान की जाती है। तो ये योजना जो बनाई जाती है क्षतिपूर्ति की राशि जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो इस योजना के तहत दी जानी चाहिए, और यह योजना निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसके सिद्धांत क्या है? अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई जाती है तो किन आधार पर, किन सिद्धांतों के आधार पर ये बनाई जानी चाहिए? सेवानिवृत्त वो जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो कर मुक्ति दी जाएगी इसके संबंध में। पहला है कि जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है वो कम से कम उस कंपनी में, उस संस्था में 10 वर्ष तक सेवा अपनी दे चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक सेवा दे चुका हो, या फिर उस कर्मचारी की जो उम्र है वो 40 वर्ष की हो चुकी हो। तो कर्मचारी 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुका हो, या 40 वर्ष की उम्र, उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी हो, तो इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। दूसरी है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की वजह से जो कर्मचारी का स्थान खाली हुआ है उस खाली स्थान को भरा नहीं जाना चाहिए। रिक्त स्थान, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति लेने की वजह से जो स्थान रिक्त हो गए हैं उसको भरा नहीं जाना चाहिए। ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नियोक्ता द्वारा क्यों चलाई जा रही है? ये सेवानिवृत्ति योजना नियोक्ता द्वारा इसलिए चलाई जानी चाहिए जिससे कर्मचारियों की संख्या में कमी हो। इसके पीछे यही कारण है कि कर्मचारी अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले ले और कर्मचारियों की संख्या में कमी हो जाए। इसको योजना को लागू करने के पीछे जो कारण है, कर्मचारियों की संख्या में कमी हो सके या की जा सके। चौथा सिद्धांत इसका है कि ये सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, केवल डायरेक्टर्स को छोड़ के। बाकी जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी स्तर के हो, ये सब पर लागू होती है। केवल डायरेक्टर्स पर, ये जो निदेशक हैं उन पे ये लागू नहीं होती ये योजना। सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, केवल निदेशकों, डायरेक्टर्स को छोड़कर। कोई भी कर्मचारी है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई लिपिक हो, कोई भी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है इस योजना के तहत, और उसको
नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि दी जा सकती है। और अंतिम है कि ये जो जिस नियोक्ता के यहाँ से उसने सेवानिवृत्ति ली है, उसी प्रबंध की किसी अन्य कंपनी या संस्था में इस कर्मचारी की दोबारा नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। एक ही प्रबंध की किसी अन्य कंपनी या संस्था में पुनः नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। तो जो योजना बनाई है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की, उसके ये कुछ सिद्धांत है। अगर इन सिद्धांतों की, इन शर्तों की अगर पूरी की जाती है, ये इन सिद्धांतों के आधार पर योजना बनाई जाती है कि उसका जो जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिस कर्मचारी ने, उसका रिक्त स्थान भरा नहीं जाना चाहिए। ये जो योजना बनाई गई है, ये कर्मचारी की संख्या में कमी हो सके इसके लिए बनाई गई है। तो ये जो योजना है सभी कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिए। और जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है, उसको उसी प्रबंध की किसी अन्य कंपनी या संस्था में पुनः नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। और जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहा है, वो उसने सेवा के कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिए हो, या फिर उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी हो। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं, ये सारे सिद्धांतों के आधार पर अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बनाई गई है, तो फिर नियोक्ता जो कर्मचारी को क्षतिपूर्ति की राशि देता है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, वो निम्न राशियों में सबसे कम राशि तक करमुक्त होती है। अब वो कौन कौन सी राशियां हैं हम देखेंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में से सबसे कम राशि तक करमुक्त होती है। अच्छा, एक चीज है कि इस करमुक्ति का फायदा केवल कर्मचारी जीवन काल में एक बार ही प्राप्त कर सकता है। जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत जो क्षतिपूर्ति मिलती है, उसकी करमुक्ति का फायदा कर्मचारी जीवन काल में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है। तो क्षतिपूर्ति की राशि निम्न में सबसे कम राशि तक करमुक्त होती है। पहला है वास्तविक प्राप्त राशि, जो क्षतिपूर्ति के रूप में नियोक्ता से प्राप्त हुई है। दूसरा 5 लाख रुपए। तीसरा पूर्ण सेवा वर्षों पूर्ण किए गए सेवा वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। मतलब पूर्ण किए गए सेवा वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। अगर कर्मचारी ने 10 साल सेवा की है, 10 वर्ष उसने काम किया है, तो 1 साल के लिए 3 माह का वेतन, यानी कि 30 महीने का वेतन के बराबर राशि यहां पे ली जाएगी। प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। और यहाँ पर जो वर्ष है वो पूर्ण वर्ष ही लिया जाएगा। जो वर्ष का कोई भाग है उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे हमने ग्रेच्युटी में पढ़ा था कि अगर जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, वहां पे 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर वर्ष का कोई भाग है, अगर उसने वर्षों में और महीनों में अगर सेवा करी है, तो जो वर्ष का भाग है, जो महीने हैं, वो पूरे के पूरे छोड़ दिए जाएंगे। केवल सेवा के पूर्ण वर्ष यहाँ पर लिए जाते हैं गणना करते समय। और चौथा है शेष रही सेवा अवधि के प्रत्येक माह का कुल वेतन। यानी कि जो शेष रही सेवा अवधि के प्रत्येक माह का
सेवानिवृत्ति तक के समय का कुल वेतन। पहली राशि है वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा है 5 लाख रुपए, तीसरा है जितने वर्ष उसने सेवा की है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 3 महीने के वेतन से राशि की गणना की जाएगी, और चौथा है उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है कर्मचारी ने, तो जो उसकी रिटायरमेंट की उम्र थी उससे पहले उसने रिटायरमेंट ले लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अब जिस समय उसने सेवानिवृत्ति ली है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, उस समय से लगाकर जब तक उसकी जो उम्र के अनुसार जो सेवानिवृत्ति हो जाती, जो शेष अवधि रह गई है उसमें कुल मिलाकर उसको कितना वेतन प्राप्त हो जाता, वो राशि हम यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए कर्मचारी की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है 60 वर्ष है और उसने 50 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, तो अब जो बाकी बचे 10 वर्ष हैं, शेष रहे 10 वर्ष हैं, उनमें उसको कुल मिलाकर कितना वेतन प्राप्त हो जाता इन 10 वर्षों में, उसकी गणना करेंगे हम चौथे पॉइंट में। यहां पर सेवा वर्ष, तो सेवा वर्ष पूर्ण सेवा वर्ष लिए जाएंगे, तो सेवा वर्षों की गणना करते समय वर्ष का कोई भाग या अंश छोड़ दिया जाता है, यानी कि केवल पूर्ण सेवा वर्ष की लिए जाते हैं। वेतन से यहां क्या तात्पर्य है? वेतन से यहां तात्पर्य है, यहां पर जहां वेतन की बात हो रही है 3 माह का वेतन, प्रत्येक माह का सेवानिवृत्ति तक के समय का कुल वेतन, तो यहां पर वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता तभी लिया जाएगा जब वो निवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो। महंगाई भत्ता तभी लिया जाएगा अगर सेवा शर्तों के अनुसार उसको महंगाई भत्ते को निवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन। तो वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता निवृत्ति लाभों की गणना में अगर शामिल हो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन। इन तीनों को मिलाकर वेतन माना जाएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि है 6 लाख रुपए। सेवानिवृत्ति की सामान्य उम्र, सेवानिवृत्ति की जो सामान्य उम्र है वो है 60 वर्ष। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की उम्र थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की उम्र है 45 वर्ष। सेवा काल की अवधि जो उसने सेवा की उसकी अवधि है 20 वर्ष। वेतन निम्न प्रकार है। वेतन में बेसिक पे बताई गई है, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के बारे में कहा है 50% इज इंक्लूडेड फॉर पेंशन। जो 50% है इसका, जो 50% है वो पेंशन के लिए शामिल किया जाता है, यानी कि निवृत्ति लाभों के लिए 50% शामिल किया जाता है। 50% इज इंक्लूडेड फॉर पेंशन। तो निवृत्ति के लाभों की गणना में डियरनेस अलाउंस का 50% शामिल होता है। 10,000 इसका मूल वेतन है, 6,000 डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, फिर हाउस रेंट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस है। HRA है 3,000 रुपये प्रति माह और कन्वेंस अलाउंस है। HRA है 3,000 रुपये प्रति माह और
कन्वीनियंस अलाउंस है 8%। तो जो क्षतिपूर्ति की जो राशि है, क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि की गणना, अब क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि की गणना करनी है। क्षतिपूर्ति को कहते हैं कंपेंसेशन। तो कंप्यूटेशन ऑफ क्षतिपूर्ति की कर योग्य राशि की गणना पूछिए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कंपेंसेशन। तो सबसे पहले ले लेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दो कॉलम बना लेंगे। एक्चुअल अमाउंट इसको जो क्षतिपूर्ति की जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है वो है 6 लाख रुपए। इसमें से लेस कर देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो निम्न में से सबसे कम राशि है उस राशि के बराबर हम करमुक्ति प्रदान करते हैं क्षतिपूर्ति की प्राप्त राशि में से। तो पहली राशि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव है वही ले लेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव 6 लाख रुपए। दूसरा है 5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड। जो अधिकतम करमुक्ति की राशि है वो है 5 लाख रुपए। तीसरा 3 months सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर्स। पूर्ण किए गए सेवा वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। तो अब इसका वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता अगर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना में शामिल हो प्लस बिक्री पर कमीशन। तो मूल वेतन है 10,000 रुपए और महंगाई भत्ता निवृत्ति लाभों के लिए 50% शामिल किया जाता है। तो जो यहाँ पर जो इसकी सैलरी होगी वो होगी 10,000 मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% यानी 13,000 रुपए इसका वेतन यहाँ पर माना जाएगा। भत्तों को शामिल नहीं किया जाता। एचआरए और कन्वीनियंस अलाउंस है उनको क्षतिपूर्ति की करमुक्ति की राशि की गणना में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर इसको वेतन नहीं माना जाता। यहाँ पर वेतन केवल मूल वेतन महंगाई भत्ता प्लस बिक्री पर कमीशन को माना जाता है। तो यहाँ 50% जो है वो महंगाई भत्ते को निवृत्ति लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। इसलिए 6,000 का 50% यहाँ पे लेंगे और इसकी जो सैलरी है वो है 13,000 रुपए। तो प्रत्येक वर्ष के लिए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 माह का वेतन। तो इसका 1 महीने का वेतन है 13,000, 3 महीने का वेतन दे देंगे 1 साल के लिए और इसने जो वर्ष पूरे किए हैं कंप्लीटेड ईयर्स के लिए और एवरी कंप्लीटेड ईयर्स 20 वर्ष इसने पूरे किए हैं। तो ये राशि मिलेगी प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए, प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए, पूर्ण सेवा वर्षों के लिए 3 माह का वेतन। तो अगर इसको कैलकुलेट करें हम तो राशि आती है 7,80,000। 20 वर्ष तक इसने काम किया और 1 वर्ष के लिए 3 महीने की हमको सैलरी लेनी है। तो इसकी सैलरी है 13,000 रुपए प्रति माह। 3 महीने की सैलरी होगी 39,000 1 वर्ष के लिए। तो 20 वर्ष के लिए कितनी होगी? 7,80,000। अब देखते हैं जो रिमेनिंग पीरियड है, जो इसका रिमेनिंग है पीरियड, सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, यानी अब इसके जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसने ले ली रिटायरमेंट की सामान्य उम्र से पहले। तो अब जो इसके सेवाकाल जो शेष रहा है उस पूरे शेष रहे सेवाकाल में इसको कुल मिलाकर कितना वेतन मिल जाता अगर ये आज के दिन अगर ये 45 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति नहीं लेता और ये 60 साल की उम्र तक अगर काम करता, सामान्य उम्र जो इसकी है 60 साल सेवानिवृत्ति की, तो अगर ये 15 साल और काम करता, अगर 45 साल का अगर ये सेवानिवृत्ति नहीं लेता, 60 साल तक काम करता, तो इन शेष रहे 15 वर्षों में कुल मिलाकर इसको कितना वेतन प्राप्त हो जाता, वो राशि यहाँ लेंगे।
तो प्रत्येक माह का वेतन इसका है 13,000 रुपए। एक साल के लिए 12 माह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक वर्ष का वेतन आ गया। अब इसको शेष रहे सेवा वर्षों के लिए 45 वर्ष में इसने रिटायरमेंट ले लिया, इसकी सामान्य उम्र थी 60 साल, तो बचे शेष रहे 15 वर्षों के लिए इसका वेतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 23,40,000। इन चारों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि होगी। तो चारों राशियों में सबसे कम राशि जो है वो है 5 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम अमाउंट एग्जिम्प्टेड है, जो अधिकतम करमुक्ति की राशि है। और इसको क्षतिपूर्ति की राशि मिली थी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख में से हम करमुक्त कर देंगे, एग्जिम्प्ट कर देंगे 5 लाख रुपए, और जो बची हुई 1 लाख रुपए की राशि है वो इसका टैक्सेबल कंपेंसेशन कहलाएगा। और ये टैक्सेबल कंपेंसेशन, टैक्सेबल क्षतिपूर्ति की राशि जो है, करियों की क्षतिपूर्ति की राशि, वो वेतन की आय में शामिल कर ली जाएगी। जो पिछली क्लास में हमने जो क्षतिपूर्ति पढ़ी थी वो क्षतिपूर्ति थी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत, जब कर्मचारी की छंटनी कर दी जाती है या फिर व्यवसाय या उद्योग बंद हो जाने की वजह से कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है, तो उसके संबंध में वो क्षतिपूर्ति थी। और ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है, ये जो क्षतिपूर्ति ये हम पढ़ रहे हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रमाणित भविष्य निधि, अप्रमाणित भविष्य निधि और वैधानिक भविष्य निधि, यानी कि भविष्य निधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।